नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में ईरान के उप मिशन प्रमुख मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब कर इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को बुलाकर भारतीय नागरिक की मौत और अन्य भारतीयों के घायल होने पर गंभीर चिंता जताई। हालांकि बैठक में क्या बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार यूएई से जुड़े मोम्बासा और अल बियार नामक 2 तेल टैंकर हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के दक्षिणी मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 11 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते हमलों के कारण क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के तहत जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले की साजिश से जुड़े आरोपी के रूप में नामित किया है। एनआईए के अनुसार हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा का रहने वाला है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चढ़ रहा है। जंसरी अदालत से उसके खिलाफ खुली अवधि वाला गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। अदालत के आदेश में कहा गया कि निष्पक्ष, पूरी और प्रभावी जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया और उसे कानून के अनुसार तामील कराने के लिए एनआईए जम्मू के डीआईजी को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस पी वोहना के पीठ ने याचिकाओं पर फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया। इसके चलते अभी भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जारी रहेगी। पीठ ने हालांकि राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला के पास ही अलग जगह दी जाए, जहां मुस्लिम शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सके। पीठ ने साफ कहा कि अंतिम फैसले तक यह निर्देश अस्थायी है और मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी की याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि एएसआई बिना अदालत की मंजूरी के भोजशाला परिसर में ढांचागत बदलाव नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में अंतिम सुनवाई करेगा। मणिपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य के सेनापति जिले में पुलिस की एक मुस्तैद टीम ने करीब 50 किलो अफीम की एक बड़ी खेप जब्त की है। नाकेबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से करोड़ों रुपए के इस काले कारोबार का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने आरोपी वाहन मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संबंध में मामला दर्ज कर फरार चालक को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री रामचंद्र गौड़ा की आज मंगलवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सोशल मीडिया पर कहा कि रामचंद्र गौड़ा के निधन की खबर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मार्गदर्शकों और पूर्व मंत्रियों को गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। विजेंद्र ने भाजपा नेता की लंबी और समर्पित सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे बेंगलोर निगम के पार्षद के तौर पर हो या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अथवा मंत्री के रूप में, उन्होंने आम लोगों की आवाज बनकर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बीजेपी नेता रामचंद्र गौड़ा को श्रद्धांजलि दी। तमाम नेताओं का जमावड़ा लग गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के घोटालों की जांच कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अगर ठीक से जांच हुई तो राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला सामने आएगा। मौलाना रजवी ने पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में वक्फ बोर्ड की चर्चा जरूर करते हैं, ऐसे में जांच में विलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन और जायदाद की खरीद फरोख्त का नाजायज कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकार में खूब परवान चढ़ा है। शहाबुद्दीन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों जमीनें इसलिए वक्फ को दी थी कि इसलिए होने वाले आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार और यतीम लोगों के लिए खर्च की जाए। इन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मदरसे बनाए जाए, मगर वक्फ माफिया ने इस मकसद पर पानी फेर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान से बरेली में माहौल गर्मा गया है। गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू मारा गया है। इस दौरान मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार रामनगर करजा से कुशीनगर लेन के पास एसटीएफ और पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान
आजमगढ़ के मेनगर कुंदनपुर निवासी मुस्तफिजुल को पुलिस से सामना हो गया। उसने भागने की कोशिश की तो टीम ने उसका पीछा किया। इस पर उसने फायरिंग शुरू की और इसमें मुख्यारक्षी महेंद्र सिंह घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुस्तफिजुल के भी पैर में गोली लगी और इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुस्तफिजुल की मौत हो गई। मौके से पुलिस ने 32 बोर के एक पिस्टल, एक बाइक और भारी मात्रा में खोखा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश के खिलाफ कई राज्यों में हत्या और हत्या के प्रयास सहित गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में हुई हिंसा और आगजनी के एक मामले में निचली अदालत द्वारा डेरा समर्थकों को बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है और इसके खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अगस्त 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा के कई हिस्सों में भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। आरोप था कि 25 अगस्त 2017 को लाठी डंडों और पेट्रोल बम से लैस डेरा समर्थकों ने कैथल के कलायत में से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी और उसे आग के हवाले कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। कोर्ट ने जांच में कई गंभीर कमियों को देखते हुए डेरा समर्थकों को रिहाई के फैसले को जारी कर दिया है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इसमें मेघालय सरकार सोनम की गिरफ्तारी के समय उपलब्ध कराए गए तथ्यों के प्रति कोर्ट में पेश करेगी। ये वही तथ्य हैं जो सोनम को गिरफ्तारी के समय उसे उपलब्ध कराए गए थे। मेघालय सरकार सोनम की जमानत रद्द करने की मांग भी दोहराएगी। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सोनम के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। अब इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने E20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। पूरे देश में लोग E20 पेट्रोल से नाराज हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि E20 भरने के बाद वाहनों का माइलेज काफी कम हो गया है और इंजन के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर E20 पेट्रोल की दाम कम करने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से E20 ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग करते हुए तर्क दिया कि इसकी माइलेज कम होने के कारण इसके दाम भी कम होने चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय भी मांगा है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।